तो बच्चों अपने चल रहा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र, हमने पढ़ लिया था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा था, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो जीएस मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। तो जीएस मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता यानी पूरे देश की जनता या जनता के बहुसंख्या शासन की शक्ति या संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन पे वो समय समय पर चुनती हैं। तो बच्चों ये संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या है उन व्यक्तियों के माध्यम से शासन शक्ति का प्रयोग करती है जिनको वह समय समय पर चुनती है। यानी 5 साल में चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद में वो लोग इसमें भागीदारी निभाते हैं और उन लोगों की अधिकारों की वो बात करते हैं जिन पर वो समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा दी है। तो इसी संबंध में कुछ परिभाषा निम्नलिखित हैं। तो वो परिभाषाएं बच्चों वो देखेंगे हम। देखिए लोकतंत्र, देखिए अब आगे परिभाषा दी है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। तो लोकतंत्र के शासन का वो रूप है, यानी शासन का वो रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं है, हम या किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं है, बल्कि अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। क्योंकि जिन प्रतिनिधियों को लोग चुनकर भेजती है वह उन प्रतिनिधियों को संपूर्ण समाज के द्वारा वोट किया जाता है। तो ये लॉर्ड ब्राइस ने परिभाषा दी है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं, किसी विशेष वर्ग नहीं या पूंजीपति में नहीं या वर्गों में नहीं, बल्कि अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। फिर एक और परिभाषा दी है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। शासक इसलिए होता है क्योंकि जनता, लोकतंत्र में जनता ही शासक होती है, क्योंकि वो लोग उन लोगों को चुन के भेजते हैं। यदि वो लोग कार्य नहीं करेंगे तो अगली बार उनको वह वोट नहीं देंगे। तो इसमें कहा है कि लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है, शासक होता है। जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वो लोग वोट करने के अधिकार हैं। वो लोग जो लोग नागरिक हैं तो वो लोग शासक होते हैं। तो लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। तो नेक्स्ट परिभाषा हम देखेंगे, नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे बच्चों कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का, लोकतंत्र वह शासन है बच्चों जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का लोकतंत्र वो शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। लोकतंत्र वो शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है बच्चों, भाग होता है। तो ये किसने दी परिभाषा, ये सीले ने दी। लोकतंत्र वो शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है और ये सीले ने दी।
नेक्स्ट परिभाषा जो सबसे नेक्स्ट परिभाषा बच्चों यह है कि लोकतंत्र जनता का, ये सबसे लोकप्रिय परिभाषा है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र जनता का यानी जनता के लिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त हैं। तो हमने ये परिभाषा देखी, तो विभिन्न विद्वानों के प्रस्तुत की गई परिभाषाओं के अनुसार भाई अब्राहम लिंकन ने की लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है अब्राहम लिंकन की। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा तो प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त हैं। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता, अब देखें, अब हम इसको देखेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता। तो पहली विशेषता है जनता का शासन। अब देखिए बच्चों, लोकतंत्र की हम प्रमुख विशेषता देखेंगे तो पहली विशेषता कौन सी है? जनता का शासन। तो शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। यानी कि हम देखेंगे कि शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ है संपूर्ण जनसमूह या प्रत्येक व्यक्ति से है। जनता का अर्थ है संपूर्ण जनसमूह या प्रत्येक व्यक्ति से है, प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रकार संपूर्ण व्यक्ति से है। जनता का अर्थ है जनसमूह या संपूर्ण जनसमूह या प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रकार ये किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे कि भाई जनता का शासन, तो शासन की ये प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ है संपूर्ण जनसमूह यानी पूरे देश का जनसमूह, वे प्रत्येक व्यक्ति से हैं जिसकी उम्र या जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है बच्चों, उससे हैं। तो इस प्रकार ये किसी विशेष नस्ल या भाषा के, किसी विशेष नस्ल या भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। यानी कि किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित नहीं है। जो देश में जनता निवास करती है उसी का शासन है, जनता का शासन है। दूसरी विशेषता है जनता के द्वारा निर्मित शासन, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ है जनतंत्र, प्रजातंत्र हैं। पहले बच्चों, पहले क्या होता था? पहले राजा का शासन था, तो निरंकुश शासन था राजा का। वो राजा का शासन था, वो जो उसकी इच्छा ही सर्वप्रिय होती थी। परंतु आज जनता का शासन है, यानी कि आज लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या होती है? जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो दूसरी विशेषता है जनता के द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता के द्वारा किया जाता है और इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर वो प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। तो लोकतंत्र में बच्चों लोकतंत्र के द्वारा निर्मित शासन, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता के द्वारा किया जाता है और इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं है। तीसरी विशेषता है बच्चों, लोकतंत्र शासन एक साधन है। लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं है। तो साधन है बच्चों प्रशासनिक व्यवस्था की सफल कामनाओं के लिए, असफलता के लिए लोकतंत्र क्या है? एक साधन है। साधन है, साध्य का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य। साध्य नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं हो तो ये ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन नहीं चलेगा। तो लोकतंत्र क्या है? एक साधन है,
साध्य नहीं है। लोकतंत्र में शासन को कभी कभी साध्य नहीं माना जाता, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्यों यानी लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है कि लोकतांत्रिक साध्यों यानी लोकतांत्रिक उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है व्यक्ति की स्वतंत्रता व गौरव की रक्षा तथा सार्वजनिक हित की वर्धि। देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता व गौरव की रक्षा तथा सार्वजनिक हित की वर्धि तो ये जो है लोकतांत्रिक साध्य हैं। कौन कौन से? व्यक्ति की स्वतंत्रता व गौरव की रक्षा और सार्वजनिक हित की वर्धि की वजह से लोकतंत्र को अपनाया गया है। चौथी विशेषता है बच्चों जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। चौथी क्या विशेषता है? जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। तो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र शासन प्रणाली में लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है बच्चों, ये जो लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। यानी कि बच्चों लोकतंत्र में क्या होता है? ये जनता के प्रति उत्तरदायी है, पूर्णतः जिम्मेदारी है जनता के प्रति। और यदि जनता के ये कार्य नहीं करे जो चुने गए प्रतिनिधि, तो जनता क्या करती है? उसको अगले चुनाव में बच्चों उसको क्या करती है? वोट नहीं करती। वोट किसको करती है? जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, जो जनता के प्रति जवाबदाही है, जो उत्तरदायी है। तो लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। लोकतंत्र में शासन प्रणाली को लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है। तो लोकतंत्र में शासन प्रणाली को लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है। अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है तो जनमत का सम्मान नहीं करती अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती तो जनता उसे बदल सकती है। इसका अर्थ यही है कि बच्चों यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीनती है, व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है उसको छीनती है ना, व्यक्ति का जो होना चाहिए स्वतंत्रता समानता इनको छीनती है, व्यक्ति के अधिकारों की कुटरघात करती है, जनमत का सम्मान नहीं करती, जो लोगों की इच्छा है उसका सम्मान नहीं करती, अगर जनता के खिलाफ कोई कानून निकालती है जनमत का सम्मान नहीं करती अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती, यानी कि सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती तो जनता उसे बदल सकती है। तो जनता उसे क्या करती है? अगली बार चुनाव में वोट ही नहीं देती, दूसरी सरकार बन जाती है, फिर 5 साल कर ले भैया चुनाव जितना करना। तो ये होता है लोकतंत्र में। फिर देखेंगे लोकतंत्र विकासशील साधन है। 5 विशेषता है बच्चों। लोकतंत्र कैसा साधन है? विकासशील शासन है। तो आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्था से गुजरी है। आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। तो हम देखेंगे बच्चों आधुनिक काल की जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया और वर्तमान में ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित हो गया। और इस विकास का परिणाम ये हुआ कि जहाँ प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता समानता और स्वाधीनता, तो ये जो है बच्चों आधुनिक काल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विकास कई अवस्था से गुजरी है। प्रारंभ में ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में क्या हुआ? उदारवादी लोकतंत्र हो गया, में बदल गया। और वर्तमान में ये लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया। यानी कि कैसा कि लोगों का कल्याण हो से ये लोकतंत्र संबंधित हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट है कल्याणकारी धारणा से संबंधित हो गया। और इस विकास का परिणाम ये हुआ कि जहाँ प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीति स्वतंत्रता और समानता तथा संवैधानिक शासन यानी विधि के शासन पर ही बल दिया था, वहाँ अब ये
सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता और न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा और इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने इसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की। तो पहले तो व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जब लोकतंत्र का उद्भव हुआ तो उसके बाद में पहले तो ये कैसे था, व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, फिर उसके बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया और वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य कर रहा है। और इस विकास का परिणाम ही हुआ जहां प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीति स्वतंत्रता, समानता तथा संवैधानिक शासन पर बल दिया है। आज वहाँ अब ये सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक यानी समाज में और आर्थिक यानी कि कोई पूंजीपति नहीं, कोई गरीब नहीं, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी समानता और न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा है। और इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने इसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की है। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों, अब आगे हम देखेंगे अब आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र के अब देखिए बच्चों, तो हमने देखी विशेषता देखी कि लोकतंत्र। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो प्रमुख रूप हैं, एक तो संस्थात्मक शासन तथा अध्यक्षात्मक शासन। अब देखिए, ये तो हमने लोकतंत्र की विशेषता पढ़ ली कि जनता का शासन है, उत्तरदायी शासन है, जनता के प्रति शासन है। अब देखिए आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो प्रमुख रूप हैं। जो आधुनिक विश्व में जो प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो प्रमुख रूप हैं, तो दो तरह के जो प्रतिनिधि हैं, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बच्चों अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रमुख रूप हैं। एक तो है संसदीय शासन प्रणाली और एक ही है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है बच्चों, इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे कि भारत में जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। वो अमेरिका, USA संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये दो तरह की प्रतिनिधि लोकतंत्र में दो तरह की शासन प्रणाली है। एक तो संसदीय शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किससे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी वहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति को वोट करती है। जैसे कि हमारे भारत में रामनाथ कोविंद हैं, तो उनको हमने वोट नहीं किया, परंतु हमने जिन प्रतिनिधियों को वोट किया है, जिन सांसदों को, जिन विधानसभा के सदस्यों को वोट किया है, उन लोगों ने हमारी भूमिका निभाई है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए हैं। प्रत्यक्ष तो कब होता? यदि हम रामनाथ
जी कोविंद को डायरेक्ट वोट करते तो वो तो होता अप्रत्यक्ष, परंतु हमने यहाँ से जैसे राजस्थान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 25 है, हमने जैसे ओम बिरला जी को वोट किया, ओम बिरला जी ने हमारी भूमिका निभाई, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। यदि हम डायरेक्ट वोट करते तो अप्रत्यक्ष, हमने ओम बिरला जी को प्रत्यक्ष वोट दिया है तो प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव लोकसभा के चुनाव में हम जो सांसद होते हैं उनको वोट करते हैं तो प्रत्यक्ष होते हैं, और हमने राष्ट्रपति का जो चुनाव किया वो प्रत्यक्ष हैं। तो आधुनिक विश्व में प्रजातंत्र के दो प्रमुख रूप हैं, एक तो संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो एक संसदात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन, तो प्रथम का आदर्श है उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली और द्वितीय का आदर्श है संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली से हैं। यानी कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली को हमने, संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया है, तो ये कहाँ थी? सबसे पहले ब्रिटेन में थी, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, तो हमने उनकी जो को तो शासन प्रणाली को अपना लिया, क्योंकि हम उससे परिचित थे, उस शासन प्रणाली से हम परिचित थे, तो हमने ब्रिटेन की शासन प्रणाली को अपनाया। तो दो तरह की आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो प्रमुख रूप हैं बच्चों, एक तो संसदात्मक शासन और एक अध्यक्षात्मक शासन। तो प्रथम का आदर्श है बच्चों ब्रिटेन की शासन प्रणाली और द्वितीय का आदर्श है संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली से। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के मिश्रित रूप को बनाया गया है। यानी अब क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सा देश है जिसमें संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भी अपनाया गया है, तो वो है स्विट्जरलैंड। तो ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मिश्रित रूप को अपनाया गया है। अब देखते हैं बच्चों लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, यानी कि हम उसकी गुण और विशेषता के बारे में देखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।